हेलो क्लास 10th एनआईएस स्टूडेंट्स। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों इस समय हमने एक सीरीज़ शुरू की है जिसके अंदर मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, ऑन डिमांड का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। जिन भी बच्चों का ऑन डिमांड का एग्ज़ाम आसपास है उनके लिए बेस्ट वीडियोज़ हो रही हैं। ठीक है, अभी हम हर एक ये मान लीजिए कि हर एक क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और ये मान लीजिए कि 2 वीडियो में हम एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 2 वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहा है। और इस तरीके से आप सोचिए अगर 10-12 वीडियो भी आ गई तो आपके अच्छे खासे 5-6 एग्ज़ाम की तैयारी 5-6 क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो आज हम बात करेंगे 22वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 21 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। ठीक है, और 22 क्वेश्चन है हमारे सामने कि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों के बीच विकसित हुए फराइजी आंदोलन के उद्देश्य बताइए। ठीक है, फराइजी आंदोलन क्या है उसके बारे में आपको पूर्वी बंगाल में बताना है। ठीक है, तो पहला तो है इस्लाम की शुद्धता। ठीक है, इस्लाम को बाहरी प्रभाव से बचाने के लिए ये किया गया था आंदोलन। दूसरा है सामाजिक सुधार, यानी मुस्लिम समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं उसके लिए ये काम किया गया था। और तीसरा था ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए। और चौथा है शिक्षा का प्रसार करने के लिए। ठीक है, यानी मुस्लिम समुदाय में जो शिक्षा है ना उसका प्रसार करने के लिए यह फराइजी आंदोलन हुआ था। ठीक है, यानी पूर्वी बंगाल में मुसलमानों के बीच विकसित हुए फराइजी आंदोलन के उद्देश्य 4 थे। पहला इस्लाम की शुद्धता, दूसरा सामाजिक सुधार, तीसरा ब्रिटिश शासन का विरोध और चौथा शिक्षा का प्रसार। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो भी लोग पीडीएफ चाहते हैं वो नीचे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और हम उसे पीडीएफ ये वाली प्रोवाइड कर देंगे ग्रुप में ज्वाइन करके। और दूसरा ये है कि अगर कोई बच्चा पेड कोर्स चाहता है तो वो पेड कोर्स भी हमारा ले सकता है। ठीक है, जिसमें हम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कराते हैं और चैप्टर भी सारे क्लियर करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, बाकी जो भी ऑन डिमांड के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो उनके लिए ऑल द बेस्ट। किसी भी तरह का डाउट हो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 23 क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 23वां क्वेश्चन है हम अपने देश के प्रति किस प्रकार से अपने कर्तव्यों का सुचारू रूप से निर्वहन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम किस तरीके से कर्तव्य मान सकते हैं, यानी कि हम अपने देश के लिए किस तरीके से हो सकते हैं कर्तव्यों को और सुचारू रूप से बात करके। ठीक है, तो पहले देखना, पहले तो कानून का पालन करके, देश में कानून का जब पालन करेंगे तो हम खुद ब खुद एक अच्छे नागरिक हो सकते हैं। तो ये बोला कि एक अच्छे नागरिक की क्या परिभाषा है, तो पहले तो कानून का पालन करके, कर का भुगतान करके, अगर आप अच्छा पैसा कमा रहे हो तो टैक्स चोरी ना करें, टैक्स का भुगतान अच्छा करें। बाकी देशभक्ति दिखा के, यानी देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना रहनी चाहिए हमेशा। विकास के कार्य में काम होना चाहिए, यानी आप लोगों की हेल्प करें, विकास करें। ठीक है, राष्ट्रीय एकता यानी कि नेशनल यूनिटी पे काम करें। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पे। और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बात करें। ठीक है, लोकतंत्र की मजबूती सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये किसी भी देश के किसी भी नागरिक के कुछ जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल चीज़ें होती हैं ना। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं कि अगर ये सारी आप बात मानते हैं, ये सारी चीज़ें मानते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है आप एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 24 क्वेश्चन है पंचायती समिति के कार्यों का वर्णन कीजिए, यानी पंचायती समिति जो है उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो कार्यों का वर्णन कैसे करेंगे आप लोग, तो पहला तो है ग्रामीण विकास। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, पहला तो ये है। दूसरा सिंचाई करना, तीसरा शिक्षा का प्रसार, चौथा स्वास्थ्य सुविधाएँ। ठीक है, तो ये सब कुछ है। जो पंचायती समिति के कार्य की बात पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी पंचायती समिति के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो 4 कार्य होते हैं। पहला तो है ग्रामीण विकास करना, दूसरा है सिंचाई करना, तीसरा शिक्षा करना, चौथा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध करना, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह, डिस्पेंसरी वगैरह इन सब का प्रोवाइड करना इन सबको। ठीक है, गाँव के लेवल पे। ठीक है, गाँव के लेवल पे। और फिर उसके बाद सड़क निर्माण करना। ठीक है, सड़कों का निर्माण। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 4 पॉइंट आप आराम से कर लीजिएगा। मैं देखो आपको 4 से 6 पॉइंट हमेशा एक क्वेश्चन पे देता ही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से आप बेहतर आंसर शीट भी लिख पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो 24 था पंचायती समिति के कार्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं 25 कि संसद किस प्रकार वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद पर प्रभावी नियंत्रण रखती है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो पहला तो है विश्वास मत। ठीक है, यानी कि संसद का काम होता है सबसे पहले तो विश्वास मत होना चाहिए, सरकार को विश्वास मत लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, कि भाई बंदे का विश्वास है, मतलब इस बंदे पे विश्वास है या नहीं है। ठीक है, अगला है प्रश्नकाल, सरकार से प्रश्न पूछकर उसके कामकाज पर नज़र रखना। ठीक है, तीसरा है अध्यादेशों को निरस्त करना, यानी राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को निरस्त करना। और चौथा है कानून बनाना और 5वां है बजट पर चर्चा करना।
ठीक है। तो ये कुछ काम है कार्यपालिका के जो आपको याद होना चाहिए। पहला विश्वास मत, प्रश्नकाल, अध्यादेशों को निरस्त करना, कानून बनाना, बजट पर चर्चा करना, ठीक है। चलो 26 है हमारे सामने कि केंद्रीय सचिवालय। तो 26वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि केंद्रीय सचिवालयों के कार्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि केंद्रीय सचिवालय आपने देखा होगा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी है। तो के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के आपको क्या बताना है, कार्य बताने हैं, ठीक है। तो पहला तो है नीति निर्माण करना। सो फर्स्ट पॉइंट है नीति निर्माण करना, यानी पॉलिसी मेक करना, पॉलिसी बनाना, सरकार की नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करना। दूसरा है मंत्रियों की सहायता करना, यानी मंत्री जो होते हैं उनके नीतिगत निर्णय जो उन्होंने लिए हैं उसमें उनकी हेल्प करना। विभागों का समन्वय करना, यानी विभिन्न सरकारी विभागों के कार्यों का समन्वय करना। अगला आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी अन्य देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को बनाए रखना, ठीक है। जनता की सेवा करना और अधिकारियों का नियंत्रण, ठीक है। अधिकारियों पर नियंत्रण, जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं ना उनकी नियुक्ति और उनके कार्यों का निरीक्षण करना, ये सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का काम होता है, ठीक है। यूनिक क्वेश्चन है और बहुत मतलब मैंने तो पहले इस क्वेश्चन के बारे में सुना नहीं, बट हो सकता है पेपर में आ जाए, मगर पेपर में आया है ऑब्वियसली बात है, तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पेपर में देख लीजिए आप कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि केंद्रीय सचिवालयों के कार्यों की व्याख्या कीजिए, बताइए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये है आपका 26 क्वेश्चन। चलिए 27 क्वेश्चन देखते हैं। तो 27 क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में राज्यों के पुनर्गठन ने राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग किस प्रकार प्रशस्त किया। यानी भारत में राज्यों के पुनर्गठन ने राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग किस तरीके से प्रशस्त किया। तो पहले तो है भाषाई आधार पर, ठीक है। राज्यों के पुनर्गठन का मतलब था किस आधार पर, ठीक है। यानी कि पहले तो राज्यों का पुनर्गठन हो गया, यानी 1956 के बाद से राज्यों के अंदर ये बात उठने लगी थी कि भैया हमें हमारी संस्कृति, हमारी लैंग्वेज के हिसाब से हमको अलग कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो है भाषाई आधार पर राज्यों को अलग किया गया, ठीक है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है गुजराती लोग उस समय महाराष्ट्र के अंदर थे और मराठी लोग गुजरात के अंदर थे, तो आपस में हमेशा बनती नहीं थी, हमेशा लड़ाई करते रहते। वो कहते हैं गुजराती लोग जो थे मराठियों पर ज़्यादा भारी थे, ठीक है। फिर महाराष्ट्र अलग किया और गुजरात अलग किया और गुजराती अलग हुए और मराठी अलग हो गए, ठीक है। तो पहले भाषाई आधार पर। दूसरा विकास का अवसर, प्रत्येक राज्य अपने संसाधनों को और आवश्यकताओं को अपने अनुसार विकास कर सकता है, ठीक है। मगर वहीं पे अगर लैंग्वेज बैरियर्स आने लगेंगे, लोग टूटने लगेंगे तो दिक्कतें आएगी, ठीक है। अगला आता है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। इसका अगला है राष्ट्रीय एकता, यानी कि नेशनल यूनिटी, ठीक है। सभी राज्यों को केंद्र सरकार के साथ जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता। और अगला है क्षेत्रीय असमानता कम हुई, ठीक है। क्षेत्रीय असमानता का मतलब आप लोगों को पता होगा, यानी कि लोगों के अंदर जो असमानता है ना उसको कम करने में मदद मिली, क्षेत्रीय असमानता, ठीक है। अगला है विकेंद्रीकरण का मतलब ये था कि शासन व्यवस्था के अंदर अलग अलग तरह से पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, और अगर नहीं होगा तो दिक्कत में आ ही जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला आता है 28 क्वेश्चन, ठीक है। 28 क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों में मानव जीवन की गुणवत्ता की तुलना के लिए हम मानव विकास सूचकांक की गणना किस प्रकार करते हैं, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यानी कि अलग अलग देशों के अंदर हम मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेक्स जो होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसकी गणना जब हम करते हैं तो अलग अलग देशों को किस तरीके से रखा जाता है, क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं जिस पर हम ह्यूमन इंडेक्स पता चलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हम निकालते हैं वो किस बेस पे निकालते हैं। तो पहला तो है स्वास्थ्य बेस में, यानी हम प्रत्येक देश की देखते हैं कि वहाँ पे एवरेज आयु क्या रही होगी, एवरेज एज कितनी रही होगी। अगला है शिशु मृत्यु दर, यानी कि जो शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है कि कितना बर्थ रेट रहा है, ठीक है। और शिक्षा पे भी काम होता है कि साक्षरता दर कितनी है, स्कूली नामांकन कितना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है जीवन स्तर, यानी प्रति व्यक्ति आय कितना है, यानी कि एक व्यक्ति कितना कमा रहा है उस देश के अंदर, उस राज्य के अंदर, ये मैटर करता है मानव विकास सूचकांक के लिए। ये तीन चीज़ें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए 29 है हमारे सामने, वर्तमान समय में भारत के समक्ष उपस्थित किन्हीं 4 चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। यानी वर्तमान समय में भारत के सामने 4 चुनौतियां कौन कौन सी है उसके बारे में लिखिए, ठीक है। तो उन्होंने 4 मांगी है, हम 6 बताएंगे, ठीक है। 4 चुनौतियां मांगी है, हम 6 बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज का जो लेक्चर है वो छोटा होने वाला है। अभी 30 मिनट के काफ़ी लेक्चर कर लिए हमने, और आज हम करेंगे मात्र 15 मिनट का, यानी आधा, ठीक है। और 15 मिनट में आप देखते हैं कि कितने लोग हैं जो पूरी वीडियो देखते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं जो भी बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं वो नीचे कमेंट करके बताएंगे कि भैया हमने पूरी वीडियो देखी है, ठीक है।
समझ में आ गया? पूरी वीडियो जो भी बच्चे देख रहे हैं वो नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यस सर मैंने पूरी वीडियो देखी है। ठीक है, तो वर्तमान समय में भारत के सामने 4 चुनौती की बात की तो पहले तो बेरोजगारी है। ऑब्वियस सी बात है, भारत इतना बड़ा देश जहाँ पे लगभग 150 करोड़ की आबादी होने वाली है हमारी। ठीक है, हो ही गई होगी, कोई भरोसा भी नहीं, क्योंकि अभी तक हमारे मोदी साहब ने दोबारा जनगणना कराई नहीं है, जो कि बहुत गलत चीज़ है। 2011 पे लास्ट जनगणना की थी कांग्रेस के समय में, उसके बाद से बस हिंदू मुस्लिम चल रहा है। ठीक है, जो काम की बातें हैं वो काम की चीज़ें चलती नहीं है। मोदी इज़ ब्लेमिंग केजरीवाल और केजरीवाल इज़ ब्लेमिंग नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो कि गलत है बिल्कुल ही। ठीक है, देश के अंदर तो करना चाहिए, बेरोज़गारी को दूर करनी पड़ेगी, क्योंकि 60 करोड़ के से ज़्यादा हमारे देश में युवा है और ये बहुत बड़ी बात है किसी देश के अंदर 60 करोड़ से ऊपर युवा का होना। और उन युवाओं को जो चीज़ें नहीं मिल रही है तो उससे दिक्कतें होती है। ठीक है, तो देश के अंदर सबसे बड़ी बढ़ती बेरोज़गारी को ख़त्म करना है। दूसरा, गरीबी, देश में अभी भी बड़ी संख्या में गरीब देखने को मिलेंगे आपको। तीसरा, भ्रष्टाचार करप्शन तो हर जगह है, आप भी जानते हैं। ठीक है, स्कूल में एडमिशन से लेकर हर जगह में आपको भ्रष्टाचार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कि पर्यावरण प्रदूषण यानी बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण एक चिंता का विषय है। बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण एक चिंता का विषय है आज के डेट में। और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर ऑब्वियस सी बात है प्रदूषण तो फैलेगा ही फैलेगा, क्योंकि डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो मगर फिर भी उसे थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी देशों के लिए नहीं, हमारे खुद के क्लाइमेट के लिए भी ये हानिकारक है। ठीक है, अगला आतंकवाद की घटना तो हम आए दिन देखते रहते हैं। ठीक है, तो आतंकवाद जैसी घटनाओं को भी रोकना पड़ेगा। ठीक है, अगला आता है सामाजिक असमानता, यानी समाज में अभी भी सामाजिक असमानता, गरीब अमीर है ना, ये भी है मगर है ना। ठीक है, आपने देखा होगा आज भी देश के अंदर कितने गरीब है कितने अमीर है, और चौड़ी खाई बनती जा रही है इनके बीच में। ठीक है, बट एक पॉइंट इसके अंदर ऐड नहीं हुआ जो कि तुम खुद कर देना। ठीक है, महिलाओं की सेफ्टी है ना, महिलाओं की सुरक्षा क्या ही हो रही है, आए दिन कोई ना कोई रेप केस देखने को मिलता है। पहले कोलकाता, फिर कोलकाता के बाद उत्तराखंड के बाद आज असम के अंदर देख लो, असम के अंदर भी एक बच्ची ट्यूशन पढ़ के आ रही थी, उसके साथ गैंग रेप हुआ। तो महिलाएं भी भारत जैसे देश में सुरक्षित नहीं है, जो कि सरकार को इसके लिए भी कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है तो घर से बाहर कैसे निकलेंगी, डर तो हमेशा बना रहेगा। ठीक है, और जब महिलाएं काम नहीं कर पाएंगी, डर में रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है उस देश का भला कैसे हो सकता है ना। डर के मारे तो किसी भी देश का भला नहीं हो सकता डर से, है ना। अनइक्वलिटी अपने आप ही आ जाएगी। ठीक, जेंडर अनइक्वलिटी कहते हैं इसे। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, तो 30 क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्या है हमारे सामने? 30वां क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में मध्यकाल के दौरान राजनीतिक संस्थाओं के विकास की व्याख्या कीजिए। यानी भारत में मध्यकाल में कौन कौन से राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ है उसके बारे में आप बताइएगा। तो पहले तो है तुर्क और मुग़ल साम्राज्य का उदय। ठीक है, मध्यकाल के अंदर हम देखते हैं कि तुर्क और मुग़ल साम्राज्य जो था वो बनता भी है और बिगड़ता भी है। ठीक है, अगला देखते हैं कि सुल्तान और बादशाह की शक्तियाँ आने लगी, उनके कार्य होने लगे, मंत्रिमंडल बनना शुरू हुआ, सैन्य संगठन बनना शुरू हुआ, प्रांतीय प्रशासन, न्यायपालिका की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें इसी समय में हुई है मध्यकाल के बीच में। ठीक है, और मध्यकाल का समय क्या मानते हो आप? मध्यकाल का समय मान लीजिए 1200 से लेकर 17 या 1500 तक। ठीक है, जब तक अंग्रेज़ नहीं आए हैं ब्रिटिश वाले तब तक आप इसे मध्यकाल मान के रखिए। ठीक है, पूरा मुग़ल ले लो और दिल्ली सल्तनत ले लो, ये मध्यकाल के समय में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और ग्रुप में हमारे ऐड हो सकते हैं। पेड कोर्सेज ज्वाइन करना तो पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के बीच में, और नीचे कॉमेंट में अच्छा लिखे ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले अगले काम के लिए। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन सिर्फ इस वीडियो का नहीं है, पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ ये क्वेश्चन पेपर दूसरा क्वेश्चन पेपर भी हमने ख़त्म कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इस समय क्वेश्चन पेपर की, ठीक है, तो इस समय पूरा क्वेश्चन पेपर की लहर लेकर आए हम, और ये लहर आप लोगों को ज़रूर महसूस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो भारत में 1857 का विद्रोह क्यों फूटा और 6 कारण बताइए। ठीक है, तो बार यही क्वेश्चन सुन के पढ़ा के मैं थक चुका हूँ कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ। ठीक है, तो चलो 6 कारण की बात करते हैं, किस तरीके से हुआ इस पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो पहला कारण तो है आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण के बारे में तो मैं तुमसे क्या ही बताऊं, अंग्रेज़ों ने हमारे साथ क्या क्या किया। अंग्रेज़ आए थे हमारे यहाँ मसाला लेने के लिए, और मसाले लेने की जगह उन्होंने यहीं पे चाय बनाना बेचना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि अंग्रेज़ आए तो थे यहाँ पे मसाले का व्यापार करने के लिए, मगर यहाँ पे धीरे धीरे वो बन गए यहाँ के राजा, और राजा
राजाओं को बना दिया अपना गुलाम, और उसके बाद जो नागरिक थे, प्रजा थी, वो अपने आप ही गुलाम बन गई। और इस तरीके से उन्होंने आर्थिक शोषण शुरू किया। किसानों को तो इतना ज़्यादा परेशान किया, उनसे टैक्स वसूला करते थे, ज़बरदस्ती उनसे कृषि करवाया करते थे, वो भी अफीम जैसी खेती उनसे करवाया करते थे ताकि चाइना में बेच सकें। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सैनिकों में असंतोष। सैनिकों को कम वेतन मिलता था, भेदभाव बहुत ज़्यादा करना पड़ता था। जितना भी अच्छा काम कर ले सैनिक, मगर प्रमोशन के नाम पे उन्हें अंग्रेज़ अफसर ही याद आते थे, और अंग्रेज़ों को ही प्रमोशन करना था, ये पूरा रूल में लिखा हुआ था उनके पास। देखो, अंग्रेज़ी सेना को बाहर से बुलाने में ज़्यादा खर्चा होता था, उनको रहना खाना पीना सब कुछ उनको देना पड़ता था, मगर भारतीय सैनिकों को क्या है 10-12 रुपये में भी रख सकते थे। ठीक है, कम वेतन पर भी अच्छे से अच्छे यहाँ पर आपको हट्टे कट्टे सैनिक मिल जाते थे। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने इसी का फ़ायदा उठाया, मगर जब 1857 की क्रांति हो गई तो उनको पता चला कि ये सैनिक कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने यूरोपियन सैनिकों को ज़्यादा भर्ती कराई ताकि दोबारा ऐसी सिचुएशन आए तो लोग जो सैनिक है वो इनके सपोर्ट में बात करें, ना कि भारतीय सपोर्ट में। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह का कारण। तो पहला कारण आर्थिक शोषण या फिर इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन बोल सकते हैं इंग्लिश वालों की है। दूसरा आर्मी के अंदर दिक्कत है ना, तो सैनिकों में असंतोष। तीसरा धार्मिक भावनाएं। ठीक है, भारतीयों में रोष इस बात का था क्योंकि यहाँ पे ना दिक्कतें ये आ रही थी कि अंग्रेज लोग जो थे ना वो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे थे, जैसे सती प्रथा बंद करा दी। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह शुरू कर दिया, बाल विवाह पे रोक लगा दी। ये गलत था, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, मगर क्या है, इंटरफेयर तो है ना एक तरह से रिलीजन के बीच में, है ना। और इसी बीच में क्या हो गया कि क्रिश्चियन मिशनरी आते थे और लोगों को कन्वर्ट करते थे क्रिश्चियन में, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आ गया कि ये जो अंग्रेज़ लोग आए ना, ये तो हमारी धार्मिक भावनाओं से भी खेलने लगे, धर्म से भी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद आता सामाजिक परिवर्तन। और जब मैं सामाजिक परिवर्तन की जब मैं बात करता हूँ तो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। हिंदी को इतनी घटिया लैंग्वेज कहा, उन्होंने बोला कि यार भाई हिंदी पढ़ोगे तुम लोग कितने घटिया लोग हो गए। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ोगे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। आज 250 साल बाद देखो, ठीक है, वो आए थे 250 साल पहले, आज 100 साल बाद देखो अंग्रेजी की वैल्यू क्या बन चुकी है। आज अंग्रेजी बोलने वाला अच्छा बंदा माना जाता है और हिंदी बोलने वाला अनपढ़, है ना। तो वही अनपढ़ और अमीर का जो वो था ना फासला, कि अनपढ़ है और ये शिक्षित है, ये अंग्रेज उस समय चाहते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को इसी तरीके से देखा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा किसी ने ली है तो इसका मतलब है वो क्या है, भारतीय समाज में परिवर्तन लाने वाला इंसान, व्यक्ति, ठीक है, डेवलप व्यक्ति है ना। तो मगर वो चीज़ उस समय तो पॉसिबल नहीं हो पाई, मगर आज सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलता है। आज हमें सोशली चेंजेस देखने को मिलते हैं कि अंग्रेजी सीखने वाला बच्चा खुद को अलग समझता है और हिंदी बोलने वाला अलग। ठीक है, अगला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में क्या हो रहा था कि जितने भी अंग्रेज़ लोग थे उन्होंने क्या किया कि राजाओं को अपना शिकार बनाया, राजाओं को हटा के वहाँ पे राजनीतिक प्रणाली अपनी शुरू कर दी। इससे भारतीयों के लिए अपमानजनक बात क्या हो सकती है इससे ज़्यादा, है ना। अगला है सैनिकों में अफवाह। ये करंट है, यानी ये प्रेजेंट सबसे तत्कालीन कारण है, यही तत्कालीन कारण था। ठीक है, यानी तुरंत युद्ध शुरू होने का सबसे मेन कारण यही था कि सैनिकों में अफवाह। अब कुछ लोग बोलते हैं अफवाह है, मगर ये सच्चाई भी थी। एनफील्ड राइफल की कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था और ये सैनिकों के लिए काफ़ी था। ठीक है, क्योंकि धर्म भ्रष्ट करने की भी एक हद होती है, उन्होंने तो सारी हदें छोड़ दी। ठीक है, सारी हदें ही ख़राब कर दी, यानी कि सूअर और गाय दोनों की चर्बी का लेप लगाया जाता था। और ब्राह्मण लोग भी होते थे उसमें, मुस्लिम लोग भी होते थे, और वो भी उसे मुंह से खींच के लगाया करते थे, जिससे बाद में जब मंगल पांडे को पता चलता है, जो कि एक सैनिक थे, जब उनको पता चलता है ना तो उनको इस चीज़ का बहुत गुस्सा होता है और बहुत गिलानी भी होती है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ काम क्यों किया। बाद में उन्होंने गोली मारी और उसके लिए उनको फांसी की सज़ा मिली, बट वो हमारे पहले स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर भी जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये था 31वां क्वेश्चन। अब हम आते हैं 32वां क्वेश्चन पे, और ये लास्ट क्वेश्चन है 32, और 32 के बाद ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। तो 32 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा है। ठीक है, तो 32वां क्वेश्चन है हमारे सामने कि लोकतंत्र में न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के प्रावधानों का होना क्यों आवश्यक है। यानी कि लोकतंत्र के अंदर जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी और भाईचारा क्यों होना चाहिए। सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि लोकतंत्र है क्या। देखो, लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन होता है। ठीक है, ये जनता के हितों की रक्षा करता है और सभी को समान अधिकार प्रदान करता है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा लोकतंत्र के मूल सिद्धांत है। इसके बिना लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखो, लोकतंत्र का मतलब ही लोगों का शासन है, और जब लोगों के शासन की बात की जाएगी तो लोगों को साथ मिलकर ही तो एक बंदे को चुनना पड़ेगा जो उनके लिए शासन करे। ठीक है, और जब साथ मिलकर काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनको सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी, सोचनी चाहिए। ठीक है, उनके बीच में न्याय होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो लोकतंत्र में इन प्रावधानों का होना इसलिए भी आवश्यक है। ठीक है,
अगला आता है इसके 6 कारण निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो 6 कारण कौन कौन से निम्नलिखित हैं। पहला तो है लोकतंत्र में इन प्रावधानों का होना इसलिए आवश्यक है। इसके 6 कारण हैं। पहला तो है व्यक्तिगत विकास। ठीक है, तो पहला क्या है, व्यक्तिगत विकास। जब हम व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं तो व्यक्तिगत विकास में क्या होता है कि न्याय, स्वतंत्रता और समानता व्यक्ति को अपने पूर्ण विकास के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करते हैं। जब लोग स्वतंत्र होते हैं तो वे अपनी क्षमताओं को विकसित करते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जब न्याय, स्वतंत्रता और समानता को मानता है तो वह खुद का डेवलपमेंट कर पाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र होता है और अपनी जो क्षमताएँ हैं उसको पूरी तरह से यूज़ कर पाता है। ठीक है, तो पहले तो है पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल डेवलपमेंट। सेकंड आता है समाज में शांति। जब वो साथ में काम करते हैं तो समाज में शांति खुद ब खुद होती है, सद्भाव खुद बनाए रखते हैं। ठीक है, एक दूसरे की मदद कर पाते हैं, जीवन के संघर्ष में वो एक दूसरे की हेल्प कर पाते हैं, उन्हें कुछ अधिकार मिले, उस अधिकारों का वो ढंग से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तीसरा आता है समाज का विकास। ठीक है, जब वो सारे मिलकर साथ में काम करते हैं तो समाज का विकास अपने आप ही होता है। ठीक है, विचार, नए नए विचार आते हैं, नए नए तकनीकों का विकास होता है, जिससे समाज का विकास खुद ब खुद होने लगता है। चौथा है लोकतंत्र को मजबूत करना। ये मूल्य लोकतंत्र को मजबूत रखते हैं, क्योंकि देखो जब आपस में लड़ाई नहीं होगी तो लोकतंत्र खुद ब खुद क्या रहेगा, मजबूत रहेगा। ठीक है, अगला है मानवाधिकारों की रक्षा करना। मानवाधिकार बोले तो ह्यूमन राइट्स पूरी तरह से बने रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे के ह्यूमन राइट्स का वो सम्मान करते हैं लोग, और जब लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है लोग क्या करेंगे। ठीक है, लोगों की तो एक अलग ही वैल्यू होगी और लोकतंत्र की तो फिर अलग ही वैल्यू होगी ना। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मानवाधिकारों की रक्षा करना ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे की मानव अधिकार। ठीक है, एंड द लास्ट इज समाज का एकीकरण। ठीक है, समाज को एक करने की ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो अधिकारों की बात हो, चाहे अवसरों का आनंद हो, वो सबको बराबर मिलना चाहिए, सारे एक दूसरे से जुड़े महसूस करने चाहिए, और राष्ट्रीय एकता पर बल देना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, और ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप किताब में ढूंढते रह जाएंगे, आपको इससे बेहतर आंसर कहीं मिल जाए तो बताइएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष आपको लिखना चाहिए, मैं नहीं लिखवाता, वो अलग बात है। 1-2 क्वेश्चन में निष्कर्ष इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आप भूलें नहीं कि आपको निष्कर्ष भी लिखना है। ठीक है, निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, निष्कर्ष मतलब होता है जो भी आपने लिखा है उसे मैं 4-5 लाइन में क्या पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो 4-5 लाइन में मैंने पढ़ा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा लोकतंत्र के लिए आवश्यक तत्व हैं। ये मूल्य व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। इन मूल्यों को बनाए रखने के लिए हमें सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, और यही है आपका निष्कर्ष। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि भाई न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जो है ना वो हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, और समाज को और राष्ट्र विकास के लिए ये हमारे लिए आर्थिक मूल्यों का काम करते हैं, और हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हमें साथ रहकर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया। और इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो चुका है। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसका पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, फिर आप ये दूसरा पार्ट देखिएगा, और इसकी जो PDF है वो आप हमसे नीचे दिए हुए कॉर्नर नंबर पे मैसेज करके भी ले सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।